Students, our next topic is imperative sentences. हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अब तक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तक कर चुके हैं. हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है इज़ अबाउट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बेसिकली क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस के जिसके अंदर ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस की गई हो या हुक्म दिया गया हो या कोई नसीहत की गई हो या किसी काम से रोका गया हो, वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में या इनडायरेक्ट से इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम चंद एक तब्दीलियाँ लाजमी करते हैं. सेड टू को हम ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज या फॉरबेड में चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ द सेंटेंस. जो सेंटेंस की डिमांड हो हमें उस हवाले से, अगर नसीहत की जा रही हो तो हम एडवाइस में चेंज कर देंगे, अगर हुक्म दिया जा रहा हो तो हम ऑर्डर में, अगर दरख्वास्त की जा रही हो तो रिक्वेस्ट में, अगर किसी चीज़ से मना किया जा रहा हो या मिसाल के तौर पर कोई सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट हो रहा हो, डू नॉट टेल अ लाई, उसको हम फॉरबेड से चेंज कर लेते हैं. Not is not used after forbade because negative is already found in forbade. क्योंकि forbade जो है वो obviously negativity को ही शो करवा रहा है ना, वो इसी को शो करवा रहा है कि किस तरह से उसको मना किया जाए. It means the word forbade is denying something. That's why there is no need to place a not after the forbade. इन्वर्टेड कॉमास को हम टू के साथ चेंज कर लेते हैं. यूजुअली हम सेंटेंसेस के अंदर डैट लगाते होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में उसको टू से चेंज कर लेंगे. अगर आपके सेंटेंस में काइंडली, प्लीज़ इस तरह के अल्फाज आ रहे हों तो इसको हम फिर रिमूव कर दिया करते हैं, सेंटेंस से ओमिट कर दिया करते हैं. उसके बाद है अगर नॉट टू आ रहा हो, उसके बाद है कि नॉट टू को हम यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ डू नॉट. अगर सेंटेंस के अंदर डू नॉट भी आ रहा है तो उसको हम चेंज करते वक्त नॉट टू से भी चेंज कर सकते हैं. नॉट टू इज़ यूज फॉर नेगेटिव पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड टू इज़ यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस या सिंपल सेंटेंसेस. अगर तो आपका सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है तो उसमें तो हम टू लगाएंगे, लेकिन अगर आपका सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है तो उसके अंदर हम नॉट टू लगाएंगे. सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस स्टार्टिंग विद इफ़ और व्हेन इज़ चेंज्ड. अब इसकी क्या मिसाल है कि अगर आपका सेंटेंस जो है वो इफ़ या व्हेन से स्टार्ट हो रहा है तो उसको इनडायरेक्ट बनाते वक्त आप उसको सीक्वेंस चेंज कर लेंगे. मिसाल के तौर पर ये वाला मैंने पांचवा सेंटेंस यहाँ पर लिखा है, ही सैड व्हेन यू गो टू बाजार बाय अ न्यू पेन फॉर मी. अब देखिए इसे इनडायरेक्ट बनाते वक्त सीक्वेंस कैसे चेंज की है. ही रिक्वेस्टेड मी, ये जो एंड वाला पार्ट था बाय अ न्यू पेन फॉर मी, उसको हम पहले ले आए हैं टू बाय अ न्यू पेन फॉर हिम व्हेन आई गो टू बाजार. तो जो व्हेन आई गो टू बाजार है उसका सीक्वेंस चेंज करके हमने एंड पर ले आए. इसी तरह मजीद सेंटेंसेस हम देख लेते हैं इन रूल्स के अकॉर्डिंगली. ही सैड गेट आउट. अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर हमें पता चल रहा है कि वो हुक्म दे रहा है हमें, तो हम किस तरह से चेंज करेंगे, ही ऑर्डर्ड मी टू गेट आउट. अब मी जो है मैंने आपको बताया था कि आप अगर आपके रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट ना हो तो आप अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं. आई सेड टू हिम डू नॉट वेस्ट टाइम. अब यहाँ पर मना किया जा रहा है किसी काम से, सो आई फॉरबेड हिम टू वेस्ट हिज टाइम. ही सेड टू मी डू नॉट टेल अ लाई. अब देखो यहाँ पर एडवाइस की जा रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शुरू दोनों ही डू नॉट से हो रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि एडवाइस में और वैसे फॉरबेड करने में क्या फ़र्क होता है. ही एडवाइज मी नॉट टू टेल अ लाई. ही सेड प्लीज़ शो मी द वे. ही रिक्वेस्टेड टू शो हिम द वे. क्योंकि इसमें हिम और प्लीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और अकॉर्डिंग टू द रूल अगर प्लीज़ या काइंडली जैसे अल्फाज होंगे तो हम उसको ओमिट कर देंगे. फिर वही सेंटेंस, ही सैड व्हेन यू गो टू बाजार बाय अ न्यू पेन फॉर मी. ही रिक्वेस्टेड मी टू बाय अ न्यू पेन फॉर हिम व्हेन आई गो टू द बाजार. सो this is the imperative sentence. This is how the narration of imperative sentences is made from direct to indirect or indirect to direct. Thank you.